नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले आइए एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आज श्रीनगर में करेंगे उच्च स्तरीय बैठक। अमरनाथ यात्रा ट्रैक समेत कई महत्वपूर्ण हाईवे की होगी समीक्षा। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन का भारत दौरा। आज से क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की बैठक में होंगे शामिल। कर्नाटक में पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी के खिलाफ आज बीजेपी का पूरे राज्य में प्रदर्शन। गारंटियां पूरी करने के लिए जनता को लूटने का आरोप। भीषण गर्मी के बीच दिल्ली में पानी की किल्लत पर आज केजरीवाल सरकार को घेरेंगे बीजेपी के सांसद। पर्याप्त पानी मिलने के बावजूद दिल्ली सरकार की नीतियों के कारण संकट खड़ा होने का आरोप। रिकॉर्ड तोड़ भीषण गर्मी और लू से झुलस रहे उत्तर भारत में आज भी राहत के आसार नहीं। उधर पूर्वोत्तर राज्यों में भारी से बहुत भारी वर्षा का अलर्ट। बंगाल में फिर सियासी उबाल। बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल आज चुनाव बाद हिंसा प्रभावित इलाकों का करेगा दौरा। डायमंड हार्बर, कोलतरी और संदेश खाली में पीड़ितों से होगी बातचीत। T20 क्रिकेट विश्व कप में आज होगा सुपर 8 में आखिरी टीम का फैसला। बांग्लादेश और नीदरलैंड के बीच सुपर 8 में पहुंचने की रेस जारी। आज मनाया जा रहा है त्याग और बलिदान का पर्व ईद उल अजहा। ईदगाहों और प्रमुख मस्जिदों में अदा की जा रही है विशेष नमाज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी बधाई। तो केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जम्मू कश्मीर में अलग अलग विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए श्रीनगर में आज एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में पवित्र गुफा मंदिर तक सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए अमरनाथ यात्रा ट्रैक और जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी चर्चा होगी। अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू होगी और 52 दिन बाद 19 अगस्त को समाप्त होगी। लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का कार्यभार संभालने के बाद नितिन गडकरी की राज्य में ये पहली बैठक होगी। बालटाल और पहलगाम दोनों आधार शिविरों से अमरनाथ यात्रा ट्रैक पर राजमार्ग का निर्माण केंद्र सरकार की प्राथमिकता सूची में है। जम्मू श्रीनगर राजमार्ग के रामबन बनिहाल खंड के रखरखाव पर भी बैठक में चर्चा होगी। जम्मू कश्मीर में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाएं चल रही हैं। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का निर्माण कार्य लगभग पूरा होने वाला है। अब इस मार्ग पर सुरंग संख्या 1 का थोड़ा सा निर्माण कार्य ही बाकी बचा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए कहा कि संगलदान से रियासी तक पहली ट्रायल ट्रेन सफलतापूर्वक चलाई गई। इस ट्रायल ट्रेन ने चिनाब ब्रिज को भी पार किया। ये ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल है। और आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन आज भारत के दौरे पर आएंगे। उनके साथ राज्य के उप सचिव कर्ट कैंपेल और अन्य शीर्ष अधिकारी भी होंगे। सुलिवन नई दिल्ली में क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की दूसरी बैठक में भाग लेंगे। इस दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। वहीं सुलिवन का भारतीय समकक्ष अजीत डोभाल से भी मिलने का कार्यक्रम है। जैक सुलिवन पहले फरवरी में भारत आने वाले थे, लेकिन अमेरिकी प्रतिबद्धताओं के कारण ये संभव नहीं हो सका। इसलिए वार्षिक समीक्षा बैठक 17-18 जून के लिए पुनर्निर्धारित की गई थी। इस बैठक के बाद दोनों देश एक संयुक्त बयान देंगे, जिसमें ICET तंत्र की प्रगति और महत्व पर जोर दिया जाएगा। द्विपक्षीय वार्ता के दौरान पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा होने की उम्मीद है।
संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कल नई लोकसभा सत्र से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। किरेन रिजिजू ने खड़गे से ये मुलाकात उनके आधिकारिक निवास 10 राजाजी मार्ग पर की। इसे शिष्टाचार भेंट बताया गया। दोनों नेताओं ने कई अनुभव साझा किए और देश के लिए मिलकर काम करने की बात कही। संसदीय कार्य मंत्री का कार्यभार संभालने के बाद रिजिजू ने सरकार और विपक्ष के बीच सहयोग की जरूरत पर जोर दिया था। उन्होंने संसद के सुचारू संचालन के लिए विपक्ष से सहयोग की अपील करते हुए समृद्ध लोकतांत्रिक परंपरा की बात कही थी। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू होने वाला है। इस सत्र के दौरान नवनिर्वाचित संसद सदस्य शपथ लेंगे और लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा। तो वहीं 27 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगी। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का समापन 3 जुलाई को होगा। कर्नाटक में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने को तैयार है। भाजपा पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर कांग्रेस सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी। आपको बता दें कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने शनिवार को ईंधन पर बिक्री कर बढ़ा दिया है। इस कर के बढ़ने से पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत में 3.5 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। राज्य की भाजपा इकाई आज अपने प्रदर्शन के जरिए राज्य सरकार से इस कर को वापस लेने की मांग कर रही है। Karnataka Congress government had promised during the election that they are a big Akshaya Patra. They are like a Akshaya Patra to people of Karnataka, and through that Akshaya Patra, Karnataka people are getting all the bounties. Now, post-elections, immediately after the election, since the government in power, Congress has got very less number of seats in Karnataka, that anger they have taken it out on people of Karnataka by increasing the petrol and diesel prices by 3 rupee and 3 rupee 50 paisa. So instead of giving bounties through Akshaya Patra, Congress government has given a big chambu to people of Karnataka. और दिल्ली में पानी के संकट के विरोध में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन आज भी जारी रहेगा। बीजेपी के तमाम सांसद आज दिल्ली की 52 अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और दिल्ली के 5 भाजपा सांसद अलग अलग इलाकों से इसकी शुरुआत करेंगे। इस विरोध प्रदर्शन में पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल होंगे। इससे पहले कल भाजपा ने 14 स्थानों पर विरोध प्रदर्शन किया था। भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल में हो रही राजनीतिक हिंसा की घटनाओं का जायजा लेने वाला केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल कल शाम कोलकाता पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल आज डायमंड हार्बर, कुलथली और संदेश खाली का दौरा करेगा। इसके साथ ही भाजपा का प्रतिनिधिमंडल कूच विहार का भी दौरा करेगा और वहां चुनाव के बाद हुई हिंसा के पीड़ितों से बातचीत करेगा। कल कोलकाता पहुंचने के बाद प्रतिनिधिमंडल सबसे पहले शहर में भाजपा की ओर से चुनाव के बाद हुई हिंसा के पीड़ितों के लिए बनाए गए अस्थायी आश्रय स्थल पर पहुंचा। आपको बता दें कि ये प्रतिनिधिमंडल बाद में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को एक रिपोर्ट सौंपेगा। केंद्रीय टीम ने भाजपा कार्यालय में रह रहे हिंसा से प्रभावित लोगों का हालचाल भी जाना। इस दौरान रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हमने पीड़ित पार्टी कार्यकर्ताओं को सुना, उनका हालचाल जाना। लोग मतदान के बाद अपने घरों तक नहीं जा पा रहे हैं। हमने अभी चुनाव हिंसा में अपने सारे कार्यकर्ता समर्थकों की पीड़ा सुनी है। माननीय विप्लव जी एमपी पूर्व मुख्यमंत्री त्रिपुरा ने अपनी बात कही है। ममता जी, आपके राज्य में क्या हो रहा है कि लोग मतदान के बाद अपने घर नहीं जा सकते? एक हमारा कार्यकर्ता, उसके भाई का मर्डर हुआ, अब उसको धमकाया जा रहा है। बहुत सारे माइनॉरिटी के नेता बैठे हुए हैं, वो ईद नहीं मना सकते हैं। ममता जी, व्हाट इज हैपनिंग इन योर स्टेट? हर चुनाव में ऐसा क्यों होता है? महिलाएं भी पीड़ित हैं, ओबीसी भी पीड़ित है, माइनॉरिटी पीड़ित है। ये क्या हो रहा है? ये कौन सी डेमोक्रेसी है?
और अब अगली खबर, उत्तर भारत में आज भी गर्मी और लू के थपेड़े चलने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों, उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली और पंजाब के तमाम इलाकों में गंभीर हीट वेव की स्थिति बनी रहेगी। तो वहीं हिमाचल प्रदेश, जम्मू संभाग, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गंगे, पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड के कुछ एक हिस्सों में भी गर्म हवाओं की चपेट में रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक उत्तर भारत में भीषण गर्मी की स्थिति बनी रहने की आशंका के साथ पंजाब और उत्तर प्रदेश में लू का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के हिमालय की तलहटी वाले क्षेत्रों और पूर्वोत्तर क्षेत्र में अगले 4-5 दिनों तक भारी वर्षा होने का अनुमान व्यक्त किया है। 20 जून तक असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में कुछ एक स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। इस बीच पिछले कुछ समय से हो रही भारी बारिश के कारण गुवाहाटी में जलभराव हो गया है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ईवीएम के बारे में गलत सूचना फैलाने और भारतीय चुनाव प्रणाली में संदेह पैदा करने के लिए मिड डे और लोकमत अखबार को नोटिस जारी किया है। चुनाव आयोग ने मुंबई में रविवार को हुई एक प्रेस वार्ता के दौरान इस बात की जानकारी दी। चुनाव आयोग ने कहा कि झूठी खबर प्रकाशित करने के लिए मिड डे और मराठी दैनिक लोकमत को नोटिस जारी किए गए हैं। उनसे 24 घंटे के भीतर जवाब देने को कहा गया है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि क्यों ना उनके खिलाफ धारा 499 और 505 के तहत आपराधिक कार्रवाई शुरू की जाए। साथ ही साथ चुनाव आयोग ने ईवीएम पर लगाए जा रहे आरोपों को सिरे से खारिज किया है। मुंबई उपनगरीय निर्वाचन अधिकारी वंदना सूर्यवंशी ने कहा कि ईवीएम को अनलॉक करने के लिए किसी मोबाइल ओटीपी की आवश्यकता नहीं होती है। भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कल ईवीएम के इस्तेमाल को खत्म करने के टेक दिग्गज एलन मस्क के बयान पर करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि सुरक्षित डिजिटल हार्डवेयर सच में बनाया जा सकता है। मस्क ने ईवीएम की सुरक्षा पर बहस छेड़ते हुए कहा था कि ईवीएम को इंसान या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हैक किया जा सकता है और इसलिए उन्हें इस्तेमाल में नहीं लाया जाना चाहिए। भाजपा नेता राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि मस्क की चिंताएं उन देशों पर लागू हो सकती हैं जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ मानक कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म का प्रयोग करके वोटिंग मशीनें बनाई जाती हैं। उन्होंने कहा कि ये सुरक्षित और किसी भी नेटवर्क या मीडिया से अलग है। कोई कनेक्टिविटी नहीं है, कोई ब्लूटूथ नहीं है, वाईफाई, इंटरनेट नहीं, यानी कोई रास्ता नहीं है फैक्ट्री प्रोग्राम किए गए नियंत्रक जिन्हें फिर से प्रोग्राम नहीं किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को ठीक से डिजाइन और बनाया जा सकता है जैसे कि भारत ने किया है। हमें एक ट्यूटोरियल देने में खुशी होगी। भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जिसमें व्यभिचार को अपराध मानने वाले लिंग तटस्थ प्रावधान और सिफारिशें भी शामिल हैं। ये नए कानून 1 जुलाई 2024 से प्रभावी हो जाएंगे। इस नए कानून के तहत आज हम बात करेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत विचाराधीन कैदियों को न्याय दिलाने के लिए किए गए प्रावधानों की। विचाराधीन कैदियों को न्याय दिलाने का रास्ता सुगम बनाने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में व्यापक प्रावधान किए गए हैं। इसके तहत विचाराधीन कैदियों को न्याय दिलाने और जेलों में भीड़भाड़ को कम करने के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जैसे हिरासत का बोझ कम करना। इसके तहत पहले किसी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराए गए अपराधी को निर्धारित सजा की 1/3 सजा काटने के बाद जमानत पर रिहा करने का प्रावधान है। इसका मकसद पुनर्वास का मार्ग प्रशस्त करना और अनावश्यक हिरासत अवधि को कम करना है। इस कानून के तहत एक अन्य महत्वपूर्ण बदलाव ये किया गया है कि अब अपराधी की जमानत के लिए आवेदन करने की जिम्मेदारी उस जेल अधीक्षक की होगी जहां आरोपी बंद है। यह योग्य कैदियों के लिए कानूनी अधिकार सुनिश्चित करने के साथ ही न्याय प्रणाली में एक क्रांतिकारी बदलाव है।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के कई फायदे हैं। मसलन इससे समय पर न्याय सुनिश्चित करने और जेलों में कैदियों की संख्या कम करने में काफी मदद मिलेगी। इससे छोटे अपराधों के आरोपियों और दोषी लोगों को राहत मिलेगी। यह कानूनी दृष्टिकोण से एक क्रांतिकारी परिवर्तन है। इसके साथ ही इस कानून से अपराधियों को समाज की मुख्यधारा में वापस लाने और अपराध की पुनरावृत्ति की संभावना को कम करने में भी मदद मिलेगी। नए कानूनों के बारे में और ज्यादा जानने के लिए आप एनसीआरबी संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। फिलहाल बुलेटिन में एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। देखते रहिए डीडी न्यूज। पाव भाजी को फेवरेट बनाता है एमडीएच पाव भाजी मसाला। एमडीएच पाव भाजी मसाला। एमडीएच बनाए पाव भाजी लाजवाब। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपको बता दें कि एमबीबीएस में एडमिशन पाने के लिए नीट यूजी की परीक्षा देने वाले लाखों अभ्यर्थियों और उनके अभिभावकों को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पूरी तरह से आश्वस्त किया है कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को लेकर सरकार पूरी तरह संवेदनशील है। दोषी पाए गए बड़े से बड़े अफसर पर भी कार्रवाई की जाएगी। वहीं उन्होंने ये भी संदेश दिया है कि एनटीए जो कि परीक्षा आयोजित करवाती है उसमें भी सुधार की पूरी गुंजाइश है। नीट एग्जामिनेशन में कुछ विसंगतियाँ कुछ जगह की स्पेसिफिक जगह की ध्यान में आई है। सरकार उसकी सुधार के काम पे लगी है। जहाँ जहाँ इस प्रकार की गड़बड़ियों की सूचना पुख्ता जानकारी के साथ अभी मिल रहा है उस पर स्पेसिफिक कार्रवाई भी कोर्ट की संज्ञान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सारा विषय को एक नज़र रखी है। कोर्ट की निगरानी में सारा विषय को किया जा रहा है। नीट जैसे महत्वपूर्ण परीक्षा 100% पारदर्शी हो, ये हम उसके लिए कमिटेड है। सरकार उसके लिए प्रतिबद्ध है। उसमें जो भी गड़बड़ी में दोषी पाए जाएंगे वो एनटीए भी हो तो भी उसको बख्शा नहीं जाएगा। उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, शीघ्र ही की जाएगी। मैं स्टूडेंट्स को आश्वस्त करना चाहता हूँ। और अब समय है योग का। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में तैयारियां पूरे जोरों पर हैं। देश और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में योग दिवस को लेकर अलग अलग ढंग से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। योग शिविरों में हिस्सा लेने वाले सभी लोगों में योग दिवस को लेकर काफी उत्साह दिखा जा रहा है। 21 जून को होने वाले विश्व योग दिवस को ऐतिहासिक बनाने के लिए राजस्थान के जयपुर में जयपुर ग्रेटर नगर निगम द्वारा आयोजित योग शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। जयपुर नगर निगम की ओर से विश्व योग दिवस के अवसर पर जयपुर के विभिन्न स्थानों पर 1500 मिनट तक लगातार योग करके अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। योग हमारी संस्कृति है, योग हमारा संस्कार है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे विश्व ने उसको अंगीकार किया, पूरे विश्व ने स्वीकार किया। और योग की ताकत है जो हम सबको जोड़कर विकसित भारत के लिए अपना अपना योगदान हम सब दे रहे हैं। हमसे सभी शहरवासी उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त करके जयपुर को स्वस्थ और सुंदर बनाने के लिए अपना योगदान अपना निभाएंगे। हमारा नगर निगम ग्रेटर भी 1500 मिनट लगातार बिना रुके हुए बिना थके हुए एक कीर्तिमान बनाने जा रहा है, जो मैक्सिमम पीपल एंड मैक्सिमम टाइम का कीर्तिमान बना रहा है। वहीं मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले आयोजित एक कार्यक्रम में 127 साल के योग गुरु पद्म श्री स्वामी शिवानंद ने योग करके हर किसी को प्रेरणा से भर दिया। उनका ये जज्बा सभी को याद दिलाता है कि योग किसी भी उम्र में संभव है, बस मन में इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर दुनिया भर में तैयारियां जोरों पर हैं। जैसे जैसे योग दुनिया में लोकप्रिय हो रहा है, लोगों का योग के प्रति नजरिया भी बदल रहा है। योग का अभ्यास अब सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया में भी बड़े उत्साह के साथ किया जाता है। 21 जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मद्देनजर भारतीय उच्चायोग ने लंदन के ट्राफलगर स्क्वायर में योगाभ्यास का आयोजन किया, जिसमें लोगों ने तेज बारिश होने के बावजूद पूरे उत्साह के साथ भाग लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और अब बात करेंगे मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की धूम इस बार कई बड़े शहरों में देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में दिल्ली के श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में भी एक शानदार आयोजन किया गया है। इस आयोजन ने वृत्तचित्र, लघु कथा और एनिमेशन फिल्मों को एक बड़ा मंच प्रदान किया है। देखिए ये रिपोर्ट। मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जिसका आयोजन इस बार मुंबई के साथ साथ दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता में भी किया जा रहा है। मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जिसकी शुरुआत तकरीबन 1990 में की गई थी, और ये एक ऐसा मंच है जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म निर्माताओं को और साथ साथ भारतीय फिल्म निर्माताओं को एक शानदार मंच प्रदान करता है। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 1990 में अपनी स्थापना के बाद से हर 2 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। इस आयोजन के द्वारा वृत्तचित्र, लघु कथा और एनिमेशन फिल्मों को एक शानदार मंच प्रदान किया जाता है। MIFF बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म दे रहा है जो इंडी फिल्म मेकर्स हैं जो एनिमेशन में जाना चाहते हैं, तो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा है और बहुत बढ़िया फिल्म्स देख रहा हूँ मैं यहाँ पे। बहुत सारे लोग जो हैं कि वो अंडरराइट करते हैं कि एनिमेशन जो हमारा इंडस्ट्री है इंडिया का, और आप देखा जाए तो बहुत सारे जो स्टूडियोज़ है बाहर के वो सब के सब आउटसोर्स करते हैं अपना, यहाँ पे एनिमेशन होता है काफ़ी हद तक। बहुत सारे इस्टेब्लिश स्टूडियोज़ हैं। डॉक्यूमेंट्री फिल्म जगत का एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024। इस बार के संस्करण में आयोजकों को 59 देशों से 61 भाषाओं में रिकॉर्ड 1018 फिल्में प्राप्त हुई। 3 चयन समितियों द्वारा कुल 102 फिल्मों का चयन किया गया, जिसमें प्रसिद्ध फिल्म विशेषज्ञ शामिल हैं। साथ ही मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल प्रिज्म की 16 फिल्में भी इसमें शामिल हैं। दिल्ली वालों के लिए काफ़ी अच्छा है ये, मतलब कि लाइक अच्छा एक मौका है लोगों के लिए कि अच्छी फिल्म्स कैचअप की जा सकती है इसमें। मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल सीमाओं से अलग विभिन्न देशों, भाषाओं और कलात्मक शैलियों से प्रविष्टियों को आकर्षित करता है। साथ ही फिल्म निर्माताओं और फिल्म प्रेमियों के लिए एक अनूठा स्थान बनता है। ये रीटेलिंग थी एक ट्रू लाइफ इवेंट्स के ऊपर, और एक नेपाली फिल्म डायरेक्टर ने शूट करी है। उसमें मुझे एडिटिंग और जो एक्टिंग थी बहुत बढ़िया लगी। इस तरह से ये रचनात्मकता का एक मिश्रण है जो संवाद को बढ़ावा देता है तथा विचारों का आदान प्रदान करता है। और अब अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि भारत और कंबोडिया के बीच पहली डायरेक्ट फ्लाइट की सुविधा रविवार को शुरू की गई। उड़ान का उद्घाटन कंबोडिया के उप प्रधानमंत्री नेत साओ ने और कंबोडिया में भारतीय राजदूत देवयानी खोब्रागडे ने किया। इस कदम से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, आपसी संबंधों में भी मजबूती आएगी। कंबोडिया में भारतीय दूतावास ने भारत की एक्ट ईस्ट नीति का हवाला देते हुए इस विकास को एक ऐतिहासिक क्षण बताया। दोनों राजधानियों के बीच उड़ान सप्ताह में 4 बार संचालित की जाएगी। इक्वाडोर में भूस्खलन के कारण कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई और वहीं 30 अन्य लोग लापता बताए जा रहे हैं। वानोस डी अगुआ सांता में बड़े पैमाने पर भूस्खलन की घटना सामने आई। इक्वाडोर के मंत्री रॉबर्टो ल्यूक ने घटना में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना जताई। साथ साथ उन्होंने इस इलाके में मजदूरों द्वारा मलबा हटाने में जुटी भारी मशीन की फोटो को सोशल मीडिया पर साझा किया। और बात करें खेल की तो T20 वर्ल्ड कप 2024
में ग्रुप स्टेज के मुकाबले अपने आखिरी चरण में हैं। सुपर 8 के लिए 7 टीमें फाइनल हो चुकी हैं, तो वहीं आज सुपर 8 की 8वीं टीम का फैसला भी हो जाएगा। सुपर 8 की दौड़ में शामिल बांग्लादेश का सामना आज नेपाल के साथ खेला जा रहा है। बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए नेपाल को 107 रनों का लक्ष्य दिया है। नेपाल ने ताज़ा समाचार मिलने तक 13 ओवर में 5 विकेट पर 54 रन बना लिए हैं। T20 क्रिकेट विश्व कप के सुपर 8 की रेस में दूसरी टीम नीदरलैंड्स की है। आज के दूसरे मैच में नीदरलैंड का सामना श्रीलंका से हो रहा है। श्रीलंका ने नीदरलैंड को जीत के लिए 202 रन का लक्ष्य दिया है। ताज़ा समाचार मिलने तक नीदरलैंड ने बिना किसी नुकसान के 15 रन बना लिए हैं। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आगे आप देखेंगे नया सवेरा। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।